चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, तो आज अपन लोग पढ़ेंगे कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने फेजर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर टॉपिक देखा था। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन से सभी लोगों को पता है कि अगर अपन फेजर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई सा भी आपका वोल्टेज की वैल्यू हो या करंट की वैल्यू हो या पावर हो या इंड्यूस ईएमएफ हो, सारे के सारे क्वांटिटीज को अपन लोग अपने फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही आज के क्लास में उसका फिर से एक तो छोटा सा आपको कंसेप्ट। बेटा, फेजर रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है या मैं आगे बढ़ूं? मुझे बता दो एक बार। नो डाउट सर। नो डाउट ना? चलिए, तो इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन का मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि उसको अपन किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन अपन लोगों ने कल देखा था। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपन को फेजर सिस्टम को समझना हो किसी भी लोड के लिए, नंबर वन, मान लीजिए कि मैं एक वोल्टेज की वैल्यू को ले रहा हूं और वोल्टेज को मैंने रेफरेंस माना। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज की वेवफॉर्म बना दी मैंने। इसी के साथ अब मैंने क्या किया, इसी 0 पॉइंट के हेल्प से एक मैंने करंट को यहाँ पे फेज बना दिया। दैट इज, इसको मैंने नाम दे दिया आई एंगल। सॉरी, इसको जो एंगल का नाम हो रहा है वो मेरा हो रहा है फाई। और मैंने दो कंपोनेंट यहाँ पे कर दिए हैं, करंट और वोल्टेज। ठीक है ना? दोनों मेरे पे यहाँ गए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये कोई ये बता पाएगा कि ये अगर अपन लोड की बात करें, देखिए तीन टाइप के लोड होते हैं आपके। अगर अपन एसी सर्किट की बात करते हैं तो फॉर एसी सर्किट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड बेसिकली, आर, एल एंड सी। रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। तो इसी के साथ अगर मैं अपनी फेजर एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, जैसे वोल्टेज और करंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर अपन देखें फेजर सिस्टम में, तो कोई मेरे को बता पाएगा कि इसमें ये वाला जो लोड ये है, तो ये किस लोड के लिए अपन बात करेंगे? कैपेसिटिव। वेरी गुड। कैपेसिटर। कैपेसिटर। नो नो, दिस इज नॉट रजिस्टिव, जिसने भी आंसर दिया है। इंडक्टिव भी नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जिन लोगों ने कैपेसिटिव बोला था उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं मान के चलूं, आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज जो है, वोल्टेज इज इन रेफरेंस एंड, ठीक है ना? रेफरेंस क्यों? क्योंकि मेरी जीरो वाली लाइन पे मेरे को वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है, और इसी के साथ करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल फाइव। क्लियर? करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल फाइव। आप करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल फाइव ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी ऑलवेज सी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एनी फेजर क्वांटिटी। मतलब चाहे वो V हो चाहे I हो, एक चीज आपकी रेफरेंस में रहेगी, एक चीज आपकी इसमें रोटेट होगी। ठीक है ना? रेफरेंस मतलब एक चीज आपको फिक्स रहेगी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें करंट की वैल्यू को रोटेट कर रहा हूँ। और करंट की वैल्यू को रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, CSIT, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में मैं अपने फाई एंगल को वेरी कर रहा हूं। अब वो फाई एंगल जो हो रहा है वो मेरा करंट के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है। अब वो आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है, ये अपन या तो जो साइनसोइडल वेवफॉर्म है उससे देखेंगे, या फिर जो भी आपका करंट या वोल्टेज की वैल्यू आएगी उससे देखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस समझ सर। आया? यस ठीक है। और अब मैं इसको अगर मैं एंगल की वैल्यू लिखने जा हूं, तो वी कैन राइट द इक्वेशन V इज इक्वल टू V एट एन एंगल ऑफ
0 डिग्री, बिकॉज ये रेफरेंस में है। सिमिलरली आई इज इक्वल टू आई एट एन एंगल ऑफ, क्या एंगल होगा? 5. 5. 5। अब अपन यहाँ देख रहे हैं, इसमें अपन देख रहे हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल 5। ठीक है ना? करंट यहाँ पे लीड कर रहा है वोल्टेज से एंगल 5 से। तो जब कभी भी आपका लीडिंग लोड पूछा जाए, तो हमेशा आप इस चीज का याद रखिएगा कि जब भी कभी आपका कोई लीडिंग आएगा, तो लीडिंग का मतलब ये है कि दैट लोड इज कैपेसिटिव लोड। क्लियर टू ऑल? जो लोग रेजिस्टिव और इंडक्टिव कह रहे थे वो लोग गलत बोल रहे थे। यहाँ पे जब भी कभी करंट की वैल्यू, करंट का एंगल या करंट की वेवफॉर्म या करंट की वैल्यू कभी भी आपकी वोल्टेज से लीड करेगी, तो वो हमेशा कैपेसिटिव, LOAD, ये एल लिखा हुआ है, लोड कहलाएगा। ठीक है? किसी को डाउट इस प्रेजेंटेशन में? कोई हो तो मेरे से पूछो अभी, तो मैं नेक्स्ट सर करूँ। सर ये हाँ, ये आरसी शिवांश होगा। पूछो, गरिमा सर पूछो। ये आरसी सर्किट होगा ना हाँ सर? सी सर, में वही तो मैं 90 बोलना डिग्री चाह से रही थी। लीड करता है। एक यस मिनट, एक सर। मिनट। दिस सर्किट दिस सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सर अभी उसमें अपन तो क्या 9। कर रहे हैं? सुनो मेरी बात सुनो, ये आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट अभी नहीं है। जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, तो उस केस में आपका जो फाई हो जाता है, ये फाई आपका π/2 हो जाता है। फाई इक्वल टू π/2 फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। समझ आया? ये आपका, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आपका आर और सी का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आपका इसमें लोड कौन सा होगा। तो कैपेसिटेंस का महत्व इसमें होगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू की वजह से ही आपकी करंट की वैल्यू वोल्टेज से लीड कर रही है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटिव लोड। ठीक है? समझ आया सबको? यस गरिमा सर। और शिवांश? ठीक यस है। सर। इसी तरीके से नेक्स्ट अब अपन होगा, जो आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, मान लो एक हो गया आपका एग्जांपल 1, ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल में अपन क्या करेंगे, फिर से अपन लोग यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस में लेंगे। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करंट की वैल्यू को मैं नीचे बना दूंगा, और ये एंगल मेरा क्या हो रहा है? फाइन। तो जो अपन यहाँ पे वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन वोल्टेज इज रेफरेंस एंड current is lagging by an angle phi। ठीक है? मतलब यहाँ पे वोल्टेज आपका रेफरेंस में है, करंट अब आपका लैग कर रहा है। बिकॉज अपन डायरेक्शन कौन सा देख रहे हैं? वी कैन ऑलवेज एनालाइज द डायरेक्शन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फेजर प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो अपन ये देख रहे हैं यहाँ पे कि करंट की वैल्यू लैग कर रही है, मतलब करंट की वैल्यू वोल्टेज से पीछे है। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, वोल्टेज रेफरेंस एंड करंट इज लैगिंग बाय एंगल फाई। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन अपन लिखेंगे v इक्वल टू v एट एन एंगल ऑफ 0, क्योंकि वो रेफरेंस में है। सिमिलरली जब आई वेक्टर में लिख लूंगा, आई वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई एट एन एंगल ऑफ, क्या होगा एंगल एट एंगल ऑफ? बताओ बेटा। -5। वेरी गुड, -5. वेरी गुड। -5 सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल। तो इसमें क्या कर रहा है, कोई कुछ, बेटा म्यूट करो अपने आप को, राजेश। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल फाई। ठीक है ना? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू वोल्टेज से लैग कर रही है। इसीलिए जब भी आपकी वैल्यू, करंट की वैल्यू वोल्टेज से लैग करेगी, तो उस लोड में, जहां पे जो लोड डिपेंड होगा, उसका अपन लोड बोलेंगे कौन सा? इंडक्टिव। इंडक्टर। इंडक्टर। ठीक है? सिमिलरली अगर यहाँ पे फाइव की वैल्यू में मान लो आपको π/2 रख दूं, तो 5/2 हो जाएगा। तो दैट इज, इट इज कॉल्ड प्योर इंडक्टिव लोड। ठीक है? जब आपका करंट की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री से
वोल्टेज से लैग करे, इसका मतलब ये है कि वो आपका वहां पे उस टाइम पे लैग तो कर रहा है, उसके साथ साथ उसका प्योर इंडक्टिव की उसमें पहचान हो रही है। तो ये दो वेवफॉर्म है आपकी यहाँ पे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो अभी। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्किट, बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट, जब अपन अभी आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। ठीक है, तो इसके साथ अब जो कल का आपका प्रेजेंटेशन था उसमें अपन स्विच करेंगे। तो कल के प्रेजेंटेशन में अपन लोगों ने देखा था, प्रेजेंटेशन क्लियर है दोनों को, दोनों ब्रांच को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जैसे अभी अपन ने कल अपन लोगों ने यहाँ तक देखा था, तो यहाँ मैंने आप लोगों की कल क्लास छोड़ दी थी, तो यहाँ से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आज की क्लास में। तो अपन मेन अब यहाँ आप समझेंगे इसमें फेज डिफरेंस का मतलब। ठीक है ना? फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका जीरो पॉइंट किसी भी वेव फॉर्म के लिए जब अपन बनाते हैं उसको अपन फेज रिप्रेजेंटेशन से इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहली वाली जो वेव फॉर्म है, इसको मैं नाम दे रहा हूं v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सिमिलरली जो दूसरी मेरी वेव फॉर्म है उसको मैं नाम दे रहा हूं i इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्या इक्वेशन होगी, कोई बताएगा? साइन माइनस ओमेगा फाइव। टी ओमेगा टी वेरी गुड। प्लस 5। प्लस 5 -5। -5। -5 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमेशा आप ध्यान रखा करेगा, यहाँ पे आपकी करंट की वैल्यू वोल्टेज से लैग कर रही है। ठीक है ना? और ये लोड कौन सा कहलाएगा, बताइए मुझे? इंडक्टर। इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड। ठीक है, इंडक्टिव लोड। ठीक है, तो ये जो वेवफॉर्म है, ये फेज डिफरेंस अपन देख रहे हैं, दिस इज फॉर इंडक्टिव लोड। ठीक है ना? इसके लिए होगा, तो यही नीचे लिखा हुआ है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे दोनों में ओमेगा टी है, इसका मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब एक्स एक्सिस में जो भी आपकी वो है, वो आपका सेम है। इसका मतलब ये है कि आपका जब पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है ना, मान लो मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया, 0, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए। सिमिलरली आई इक्वेशन के लिए मेरा मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं इसको -5 ले रहा हूँ, तो ये पूरी ये कंप्लीट साइकिल होगी, जो कंप्लीट साइकिल कहाँ तक चलेगी मेरे, 2 पाई के आगे तक चलेगी। मेरे समझ रहे? 2 पाई -5 तक चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका सेम रहेगा, चाहे वो कोई सी वेवफॉर्म पर ड्रॉ करें। नीचे भी ये लिखा हुआ है, when two alternating quantity of same frequency have different zero point, they are said to have a phase difference। तो फेज डिफरेंस आपको तभी मिलता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो, लेकिन आपके जीरो पॉइंट क्या हो, दोनों के आपके क्या हो, बराबर ना हो, डिफरेंट है। डिफरेंस हो। इसीलिए यहाँ पे अपन इसका नाम दिया जाता है फेज डिफरेंस, मतलब फेज में डिफरेंस। यहाँ जो आपका फाई दिख रहा है ना, ये दिस फाई, ये इसको आप इंडिकेट कर रहे हैं एज अ फेज डिफरेंस, दिस वन। ठीक है ना? तो इसके बाद जो भी आपका एंगल आता है जीरो पॉइंट से, उसको अपन एंगल ऑफ फेज डिफरेंस बोल देते हैं, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं फाइव से। तो एंगल ऑफ फेज डिफरेंस लाइन लिखी हुई है, दैट इज इंडिकेटेड बाय फाइव। ठीक है, इस वाली स्लाइड में किसी को डाउट? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। ठीक है, तो हाँ पूछो समन, क्या पूछना है? नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, क्लास के एंड में पूछ लूंगा। कंटिन्यू ठीक है, करिए। तो यहाँ पे अब सबसे पहला जो सर्किट अपन आ रहा है, जैसे अपन मान लो अपन ने आर सर्किट लिया, जैसे एसी सर्किट है कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसमें वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म है वो आपकी सेम रहेगी। इट मींस दैट जो आपका यहाँ पे फेजर डायग्राम बन रहा है ना, फेजर डायग्राम, ये आपका फेजर डायग्राम में क्या होगा, आपका वीएम और आईएम दोनों आपके एक ही मैंने लाइन में आपको ड्रॉ करे हैं। ये इसीलिए ड्रॉ करे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में
एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में कोई भी मेरा डिफरेंस नहीं है, कोई भी, क्योंकि दोनों का आपका 0 पॉइंट सेम है। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यहाँ फेज डिफरेंस 0 है। तो जब भी कभी रजिस्टिव सर्किट लेंगे तो उसका जो आपका सर्किट डायग्राम और वेव डायग्राम और फेज डायग्राम वो आपका इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, समझ आया ये वाली स्लाइड? यस सर। ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था, जो भी अभी आप जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था। नंबर 1 होता है आपका लीडिंग, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। ठीक है ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आपको। इसमें करंट की वैल्यू वोल्टेज से लीड कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी इसमें वेव डायग्राम बनाया हुआ है। वेव डायग्राम ये ड्रॉ कर रहा है कि यहाँ पे पहली वाली जो ये है, दिस वन इज योर वोल्टेज वेव फॉर्म। ठीक है ना, और जो आपकी जो इसको लैग कर रही है वो आपकी इसमें हो जाएगी, कौन सी वाली वेवफॉर्म हो जाएगी? वोल्टेज। वोल्टेज। देखो, दो तरीके की वेवफॉर्म है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली जो वेवफॉर्म है ये वाली है, ठीक है ना, ये मैंने वोल्टेज वाली बनाई है। और दूसरी जो वेवफॉर्म मैंने इसमें मैं आपको इसमें बना रहा हूँ वो है करंट की। जैसे दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ करंट। क्लियर, समझ आया? मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू वोल्टेज से लीड कर रही है, कितने एंगल से? फाइव एंगल से। 5। मतलब ये इस वेव डायग्राम में आप ये देखिए कि जो भी आपकी इसमें करंट की वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू वोल्टेज से फाइव एंगल पहले मिल रही है अपन को। फाइव एंगल पहले मतलब जीरो रेफरेंस से अपना जो वेवफॉर्म है वो पहले से स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, अब वो फाइव कितना भी हो सकता है, वो 5 पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो लोड अपन देख रहे हैं यहाँ पे, उस लोड में कैपेसिटिव लोड जो अपन देख रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, इसी से वेव डायग्राम से आपका फेज डायग्राम बनेगा। दो डायग्राम, तीन टाइप की आपकी चीजें होती हैं। एक होता है आपका सर्किट डायग्राम कि लोड में क्या चीज लगी है। उसके बाद होता है आपका वेव डायग्राम। तो दिस वन इज योर वेव डायग्राम, जिसमें अपन ने वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। और नंबर थर्ड इसमें ये वाला होता है आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, और ये दोनों हो गई इसकी इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या हो रहा है? ठीक है बेटा, समझ यस आया सर। आपको सबको? ये हो गया आपका लीडिंग के लिए। यही आपका थ्योरी लिखा हुआ है, फिर से रिपीट में मैं कर नहीं रहा क्योंकि अभी अभी एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली ये हो गया आपका लैगिंग लोड के लिए। जब आपकी करंट की वैल्यू वोल्टेज से बात बन रही है कितने एंगल से? फाइव से। तो ये हो गया आप है आपका वेव डायग्राम, जिसमें अपन ने वेव फॉर्म ड्रा करी है। दिस वन इज योर फेजर डायग्राम। ठीक है, एंड दीज आर योर इक्वेशंस। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। लोड कौन सा कहलाएगा? ये कौन सा लोड होगा? इंडक्टिव। इंडक्टिव लोड। चलिए, तो ये आपके हो गया। अब हेडिंग डालिए, बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट्स। बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट्स, हेडिंग डालिए इसमें सभी लोग अपनी कॉपी में। बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट्स। तो बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट्स में सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे नंबर 1, एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस, या फिर इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं एसी सर्किट, एसी सर्किट्स कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग
इस सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, AC circuit containing resistance only। ठीक है, AC circuit कंटेन रेजिस्टेंस ओनली का मतलब क्या है? यहाँ पे अपन ने क्या देख लिया? इसमें अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अपने ये सर्किट डायग्राम बनाया है अपना, दिस इज अवर सर्किट डायग्राम। तो इस सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मैंने एक AC सोर्स यूज किया हुआ है। इस AC सोर्स में जो V की वैल्यू है, माई V इज Vm साइन ओमेगा टी, जो मेरा स्मॉल v है यहाँ पे। ठीक है, करंट स्मॉल आई आ रहा है यहाँ पे। वी आर जो है, वी आर का मतलब है कि दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्लियर? तो सब लोगों ने डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम इसका। बना लिया? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, यस बना सर लिया। बना यस ली। सर, बना यस सर बना लिया। तो यस सर। हाँ या ना तो बोल दो, बोला करो यार, मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है नेट चला गया है, कनेक्शन चला गया। ऑनलाइन क्लास में बहुत पंगे रहते हैं भैया। चलो ठीक है, बढ़ू आगे, बढ़ू अब नेक्स्ट स्लाइड में आऊँ। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने इसका एनालिसिस किया तो अपन ने ये देखा कि जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो तो थी आपकी Vm sin ओमेगा टी, लेकिन अब यहाँ पे जो करंट की आपकी इक्वेशन आई है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड विद द हेल्प ऑफ लोड, तो यहाँ पे करंट आ गया आपका I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जिससे अपन को ये दिख रहा है कि जो Im मतलब करंट की वैल्यू आ रही है, मतलब पीक वैल्यू जो हो रही है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू जो हो रही है, वो क्या हो रही है आपकी Im इक्वल टू Vm बाय आर। तो इस इक्वेशन से आपको अपन को ये समझ आ रहा है कि ये अपना सर्किट जो है वो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, और इसमें वोल्टेज और करंट जैसे इसमें लिखा हुआ है फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन मतलब यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से अपन को ये दिख रहा है कि ये जो है आपका, दैट दिस इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो है वो क्या है आपके इन फेज। तो अब अपन ना इसके दो डायग्राम और बनाए हैं। जैसे कि अगर मैं इसको, पहला मैंने सबसे पहले बनाया सर्किट डायग्राम, उसके बाद मैं बना रहा हूं इसमें दिस इज माय फेजर डायग्राम। ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज, क्या होगा ये? वेव फॉर्म। बताओ जल्दी। वेव डायग्राम। वेव। वेरी गुड। डायग्राम। जहां अपन सर्किट की कनेक्शन करें वो होगा सर्किट डायग्राम, जहां अपन फेजर प्रेजेंटेशन करें वो होगा आपका फेजर डायग्राम, जहां अपन वेवफॉर्म्स बनाए वो होगा आपका वेव डायग्राम। ठीक है, ओके। यस सर। सिंपल ना फिजिक्स है इसमें, इतना मतलब कठिन चीज नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। फास्ट तो नहीं है ज्यादा, नो सर। क्योंकि ये कंसेप्ट आप सही है लोगों सर। को अच्छे से पता होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको, तो अपन क्या इनके न्यूमेरिकल ज्यादा कर लेंगे अब। यस ठीक सर। है ना? यस सर। चलिए, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, तो आप लोग हेडिंग डालिए इंस्टेंटेनियस पावर। तो उसके लिखो, एक लाइन लिखो, पावर ड्रॉन, पावर ड्रॉन, पावर ड्रॉन बाय दिस सर्किट, पावर ड्रॉन, power drawn by this circuit at any instant, power drawn by this circuit at any instant is the uh, product of the product of instantaneous voltage
इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड और क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट। करंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पावर ड्रॉन बाय द सर्किट एट एनी इंस्टेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ instantaneous voltage and current. Therefore, the instantaneous power in the circuit, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने आपके लिखा हुआ है स्क्रीन में, the instantaneous power in the circuit can be derived as follows. P equal to VI. P हो गया आपका VM sin ओमेगा टी, I हो गया आपका IM sin ओमेगा टी। ठीक है ना? जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे VM IM sin स्क्वायर ओमेगा टी, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना इसको। sin स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख रहा हूँ? हेयर माय sin स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। ठीक है ना? sin 2 थीटा की हेल्प से। इसके बाद इसको जैसे ही मैंने एलेबोरेट किया तो मेरी पावर आई यहाँ पे P इक्वल टू VM IM बाय 2 माइनस VM IM बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है? यहां तक इक्वेशन नंबर, मान लो मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल रहा हूं, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड तक किसी कोई डाउट तो नहीं है CSIT ब्रांच में? नो सिंपल सर। टेक्नोमेट्रिक है इसमें। नो सर। आगे No, बढ़ू। अब जब भी कभी अपन AC सर्किट की बात करेंगे और उसमें चाहे आपका रेजिस्टिव हो, चाहे इंडक्टिव हो, चाहे कैपेसिटिव हो, उसमें ये देखा जाएगा कि यहाँ पे आपका जो भी पावर की वैल्यू आ रही है वो आपके इसमें दो टर्म आ रही है। ठीक है ना? दो टर्म आ रही है, इसका मतलब ये है कि जहां भी आपका फ्रीक्वेंसी टर्म आ गया, इसका मतलब ये है कि उस फ्रीक्वेंसी टर्म की वजह से उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग टर्म। ठीक है ना? फ्लक्चुएटिंग टर्म भी कौन सा? क्योंकि वहां पे VM IM बाय 2 हो रहा है और cos 2 ओमेगा टी भी आ रहा है, इसलिए अपन उसको बोल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग पावर टर्म। और पहला वाला जो टर्म है दैट इज आवर कांस्टेंट पावर टर्म। ठीक है ना? एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि पहले तो ये समझो फिर आगे बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को लिखो, नीचे लिखा हुआ है द इंस्टेंटेनियस पावर कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर टर्म बिकॉज उसमें कोई सी भी आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहां पे नहीं दी हुई है। सिमिलरली जो सेकंड टर्म जो आपका आ रहा है दैट इज द फ्लक्चुएटिंग पावर टर्म। ठीक है ना? P इक्वल टू VM IM बाय 2, VM IM बाय 2 ये हो रहा है आपका कांस्टेंट पावर टर्म। ठीक है? और सेकंड टर्म जो है आपका VM IM बाय 2 cos 2 ओमेगा टी, दैट इज योर फ्लक्चुएटिंग पावर टर्म। सबको समझ आ रहा हुआ है फ्लक्चुएटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आपका पावर का वैल्यू आ रही है। क्लियर? यस सर। yes, sir. Yes, sir. ठीक है? ये तो हो गया सिंपल जो अपन ने इंस्टेंटेनियस पावर है। अब अपन बात करेंगे एवरेज पावर की। ठीक है ना? अपन बात करेंगे एवरेज पावर की। देखो, एवरेज पावर निकालने के आपके दो तरीके हैं। या तो मैं आपको ये बोलूं कि मैंने जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर निकाला है ना, मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे VMI जो मेरा सेकंड टर्म है जिसको मैं फ्लक्चुएटिंग पावर टर्म बोल रहा हूँ, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि VM IM बाय 2 cos 2 ओमेगा टी के लिए जब अपन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाई, तो उस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा? This Zero. VMI by 2 because वो Zero. zero हो जाएगा। जीरो। जीरो होगी ना? ठीक है? Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कभी अपन को पावर निकालनी है, कांस्टेंट एवरेज पावर निकालनी है, उस केस में जो आप इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे यूज कर रहे हैं P की, वहां पे अपन सिर्फ पहला वाला कंपोनेंट यूज करेंगे। पहला वाला कंपोनेंट कौन सा? पहला वाला कंपोनेंट बोल दें या फिर फर्स्ट टर्म बोल दें, वो भी कौन सा होगा आपका? VM IM बाय 2। ठीक है ना? और जैसे ही मैं इस VM IM बाय 2 को तोड़ूंगा तो मतलब ये इसको एलाबोरेट करूंगा, तो VM बाय 2 हो जाएगा
Vm/2 जो होगा तो उसको मैं एलोबरेट करके क्या लिख सकता हूँ, कोई बताएगा मेरे को? VRMS Vm/2 मेरे पास है, इसको मेरे को अगर आरएमएस के एवरेज पावर के टर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको कर लेंगे सर। Vm/√2 और Im/√2। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो Vm/√2 Im/√2 है ये मेरी क्या हो जाएंगी अब आरएमएस वैल्यू। तो दिस इज माय Vrms और Irms। इट मीन्स दैट एवरेज पावर क्या आएगी मेरे सर्किट की, या टोटल पावर कितनी आएगी, P = Vi। समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वोल्टेज और करंट आ रहा है, ये वोल्टेज करंट मेरा है, दिस इज द आरएमएस वैल्यूज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड अप्लाइड करंट। ठीक है, समझ आया? चाहे मैं इसको स्मॉल Vrms के टर्म में लिख लूं, चाहे मैं इसको कैपिटल भी लिख लूं, बात एक ही है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ू? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? इसको अब इस तरीके से समझिए, जैसे अपन ने एवरेज वैल्यू निकालने का एक कंसेप्ट अपन ने समझा था कि हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पावर ऑफ एनी साइनसोइडल क्वांटिटी ऑफ और एनी सर्किट और एनी वेव फॉर्म। मान लो एक मेरे पास यहाँ पे साइनसोइडल डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, इसको मैं 0 से लेकर 2π तक चला रहा हूँ। इस 0 से 2π तक अगर मेरे वोल्टेज और करंट की वैल्यू मेरे को मिली हुई है, और मेरे को ये पता है कि मेरे को किसका निकालना है, मेरे को जो पावर निकालना है उसका निकालना है, और मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये है Vm/2 1 - cos 2 ωt। तो वैसे ही इसको मैंने इसको एलोबरेट किया, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रही है कि 1/2π, पूरी ये कंप्लीट साइकिल के लिए मैं इस एवरेज पावर को लेके चल रहा हूँ, 0 से 2π इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो उसमें जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा है कि मैं सिर्फ Vm/2 वाली इक्वेशन ली है, -1/2π इंटीग्रेशन 0 to π Vm/2 cos 2 ωt dωt, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इसकी एवरेज पावर 0 होगी। तो ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ पे हो रहा है, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूं, और एवरेज, एवरेज के लिए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 ओवर कंप्लीट साइकिल इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। 0। ठीक है ना? तो Vm/2 था, इसको मैंने Vm/√2 Im/√2 दिया, तो मेरी पावर की जो वैल्यू आई वो आ गई मेरी P = Vi। ठीक है ना? इससे मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी, एज सीन अबव, जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आई है फाइनल, एज सीन अबव द एवरेज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड द आरएमएस करंट। ठीक है, क्लियर? इस डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन में, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर के डेरिवेशन में कोई अंतर, मतलब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बताओ बेटा। बेटा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आप लोगों को ही करना है, यही आपका असाइनमेंट होगा जो सैटरडे को मिलेगा। क्विज के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं मोडल पर, जो आपका फर्स्ट यूनिट का रहेगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो पढ़ेगा वही कर पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा उसको। क्लियर? टफ रखना है ना क्विज या सिंपल रखना है, बताओ। मॉडरेट, मीडियम। एवरेज, मीडियम, मॉडरेट। सर एज यू विश। कुछ भी। सर हमारा तो उससे पाला पड़ने नहीं वाला, तो इजी रख देना। अच्छा ठीक है भैया, तो ये भी बोला ना ये। मेरा नाम वैसे सर सुयश है। तो काहे के ये भी से लॉगिन करता है यार, तेरे को मैंने रिमूव किया तो फिर आ गया। अरे सर सुनो, से मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत है सर, वो अभी समझाने बैठ गया तो टाइम वेस्ट होगा सर, मैं आपको अलग से बता दूंगा। बिल्कुल, तू मुझे 1 बजे कॉल करना, मैं तेरी पूरी दिक्कत सुनूंगा, ठीक है? यस सर। तेरे कॉल का वेट करूंगा मैं, नहीं तो मैं तेरे को कॉल लगा लूंगा। चलिए, तो यहाँ पे अपना क्या है, जो आपका क्विज होगा फर्स्ट यूनिट का, उसका टाइमिंग भी मेंशन है, आप लोगों को सबको मूडल पे वो दिख ही रहा होगा, मूडल पे दिख रहा है सबको, मूडल अगर चेक किया है तो ठीक है ना? क्वेश्चन सब यही हैं, क्वेश्चन आपको सैटरडे को 10 से 11 रखा है, टाइम चेंज तो नहीं करना एहसास।
अगर वही हो तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। सर थोड़ा लेट कर दो सर, 10 से 11 सर उठ नहीं पाते हैं। कनिष्का, उस दिन यस आपको 8 सर। बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, 10 बजे होगा मिड सेम, फालतू की बातें नहीं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, उठ नहीं पाती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं तो 8 बजे रखने वाला था। क्यों समन, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, जल्दी उठना चाहिए, सुनते ही नहीं है लोग। सही टाइम है बिल्कुल, 10 बजे का बिल्कुल सही टाइम है। चलिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। और कोई एक्सक्यूज है किसी का? कोई क्लास लैब तो नहीं है उस दिन? सर लैब है, लैब हो गया था शायद। लैब हो सकती है उस दिन शायद, तो पता नहीं। तो आप मुझे कन्वे ऐसा कर देना टाइम नहीं ग्रुप बताया। पर, मैं उसका टाइम चेंज कर दूंगा। अगर लैब होगी 10 बजे तो मैं 9 बजे रख ओके। लूंगा। ठीक है अनुष्का? ओके सर। चलो, ठीक है। तो इसमें आप सर इंस्टेंटेनियस पावर आपकी आ लैब गई है। लैब का ही कौन सी लैब होगी बेटा? लैब का ही टाइम चेंज करवा देंगे सर। आईटी की सर, आईटी की। अरे वो देख लेंगे यार अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर लैब होगी तो मैं उसको 1 से 2 कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मोबाइल से कर दूंगा, मेरे को 1 मिनट लगेगा चेंज करने में, ठीक है। तो उसमें आपको 1 घंटे का स्लॉट रहेगा। अगर मूडल सर्वर में प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे क्विज फिर से रिशेड्यूल हो जाएगा, और मूडल सर्वर में दिक्कत नहीं होगी तो आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। 20 मिनट्स में आपको 20 मिनट्स, सॉरी 10 मिनट्स मिलेंगे। 10 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। कैलकुलेटर अपने साथ रखना, ठीक है। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, एवरेज पावर हो गया। तो एवरेज पावर के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो आ रही है इसकी वेव फॉर्म। तो वेवफॉर्म आपको दिख रही है यहाँ पे, वोल्टेज की वेवफॉर्म बनी हुई है, करंट की वेवफॉर्म बनी हुई है, और पावर की वेवफॉर्म बनी हुई है। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि जो पावर की वेवफॉर्म है वो आपकी सिर्फ, जो आपकी एक्सिस है वो ऊपर ही है। तो मुझे कोई ये एक्सप्लेन कर सकता है क्लास में कि मैंने पावर को ऊपर के साइड ड्रॉ क्यों किया है? जो मेरा पावर को से मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मेरा पावर कर्व है, ये मेरा नेगेटिव साइड क्यों नहीं है? कोई बता पाएगा? क्योंकि सर सर मैं पावर बताऊं? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सर सर क्योंकि दोनों यहाँ पे नेगेटिव तो वो पास सेम प्रोडक्ट फेज में रोहन ने रहेंगे। बोला है, एक आई मिनट बेटा, एक नेगेटिव होगा तब बी भी नेगेटिव होगा, तो क्योंकि सर यहाँ नेगेटिव पर इंटू करंट नेगेटिव और वोल्टेज पॉजिटिव दोनों होगा। सेम हाँ फेज सर, में वी और है। आई दोनों का साइन सेम रहेंगे इसलिए। सर वी और आई दोनों सेम फेज में है, इसलिए उनके जो साइन है वो एक जैसे रहेंगे, इसलिए मतलब सेम पावर रहेंगे, पॉजिटिव दोनों आएगी। पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो ओवरऑल पावर पॉजिटिव ही आएगी। चलो। सर पावर के सीएससी वाले एक्सप्रेशन ने में बहुत सर, जवाब दे दिया, एक मिनट उसका शुक्ला। आईटी से जवाब चाहिए मेरे को, आईटी से एक भी जवाब नहीं आया अभी तक। ठीक, बिल्कुल सही बताया प्रियांश ने कि यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है, पावर हमेशा अपन डिलीवर करते हैं, इसलिए पावर की वैल्यू हमेशा आपकी, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, अगर आप लोगों का ध्यान गया होगा तो, क्वेश्चन सुनते हो तो बिल्कुल नीचे नहीं पढ़ते हो। As seen from the waveform, the instantaneous power is always positive. The instantaneous power is always positive, meaning that the power always flows from the source to the load. पहली क्लास जब अपनी स्टार्ट हुई थी बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो मैंने पहली क्लास से बोला था कि हमेशा अपन सोर्स से पावर को ले जाते हैं और लोड पर ले जाते हैं, सोर्स से लाते हैं लोड पर ले जाते हैं। इसका मतलब पावर जो आपकी फ्लो हो रही है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसीलिए यहाँ पे जब भी कभी आपसे चाहे वायवा में पूछा जाए, चाहे नॉर्मल आपकी जनरल नॉलेज के लिए हो, चाहे कोई भी हो, ऑब्जेक्टिव हो या एमसीक्यू हो या ओपन बुक कुछ भी हो, हमेशा वहां पे जो आपका पावर कर्व रहेगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव साइकिल में ही रहेगा, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे अपन यहाँ पे अगर फेजर अलजेब्रा देखें किसी भी प्योर रेशियो सर्किट के लिए, तो वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाई हुई है और करंट की इक्वेशन लिखी हुई है। इन इक्वेशंस में किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में सिंपल इक्वेशन है, v इक्वल टू वी एट एन एंगल ऑफ जीरो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोलर के फॉर्म में और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में जो भी आपके इसमें आ रहे हैं, इनकी वैल्यू मैंने एग्जिस्ट करी है आपकी v एट एन एंगल ऑफ जीरो। देखो, दो तरीके के आपके सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका a प्लस जे बी, और एक होता है हो आपका आर एट एंगल ऑफ थीटा। किसी को इसके बारे में पता है ये क्या होते हैं दोनों चीजें? अगर JEE की तैयारी करी होगी तो पता होगा। यस,
सर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे दो आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें रियल और इमेजिनरी ये दो टर्म आ रहे हैं आपके, और यहाँ पे नीचे आपके आ रहे हैं पोलर ऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। तो जब भी कभी सर एसी सर्किट आता है उसमें वोल्टेज और करंट आता है तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर विद द हेल्प ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट ए ऑफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। बी बाय tan ही टेन होता है ना? इनवर्स ए। यस सर। tan ही यस होता सर। है ना, मेरे को याद भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक यस है। सर। तो जब भी कभी tan कन्वर्जन होता है, हाँ बी बाई ए लिखा है, जब भी कन्वर्जन होता है आपका रियल इमेजिनरी को एंगल के फॉर्म में या एंगल को रियल इमेजिनरी के फॉर्म में, तो वो कन्वर्जन आपको इस तरीके से होता है। एसी सर्किट में इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज अपन को थोड़ा सा याद करना जरूरी है। तो जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं इस बार अपलोड करूंगा, या इस बार की असाइनमेंट शीट आप लोगों को, और वो आपके क्विज के बाद ही होगी। ठीक है ना। सैटरडे को आप लोग अपना क्विज देना, उसके बाद मैं असाइनमेंट शीट अपलोड करूंगा आपकी, और आप नेक्स्ट सैटरडे तक वो वाला असाइनमेंट सबमिट कर देना। 10 दिन का टाइम देने लगा आपको। जैसे कि सैटरडे को आपका जो वार है वो 10 तारीख है, तो आप 20 तारीख तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना। सॉरी मैंने बोल दिया, 16 तारीख है तो अपन 26 तक कर देना। क्लियर। तो जिससे क्या होगा, जिससे आप लोगों का फर्स्ट यूनिट तो आपका क्विज की हेल्प से आपकी तैयारी हो रही है, और सेकेंड यूनिट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिड सेम। ठीक है। तो 16 जनवरी को आपको सेकेंड असाइनमेंट दिया जाएगा। इसमें आपको सेकेंड यूनिट में एक ही असाइनमेंट में आपको दूंगा, जो 16 तारीख को दे दूंगा, वो 26 तारीख को आपको जमा करना पड़ेगा। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है अब क्लास में? नो सर। ओके ओके नो सर। बिल्कुल होगी यार, मिड सेम के बाद क्लास नहीं होगी तो ऐसा कौन सा रूल है कि मिड सेम के बाद क्लास नहीं होनी है? नहीं नहीं, सेम डे क्लास नहीं होगी। 1 से 6 फरवरी आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी। आप लोग अगर 1 से 6 फरवरी का मिड सेम है तो आपकी अब क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी 8 फरवरी को होगी। ठीक है ना। क्लियर। ओके सर। ठीक है। तो आज की ओके सर। क्लास में अपना यहीं तक अपन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग, इसका एक न्यूमेरिकल है, ये आप लोग अभी राइट कर, मैं इसको अगर सॉल्व करने के बोलेंगे सॉल्व भी करा लूंगा। इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं है, एक लाइन का न्यूमेरिकल है। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो लिख भी लो इसको। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm and is connected to an AC supply of 230 volt 50 hertz. Calculate number 1 current, number 2 power consumed, number 3 equation of voltage and current. ठीक है। सॉल्व सर न्यूमेरिकल आंसर है, तो सामने आंसर भी है इसके, इसलिए इसको आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। समझने के लिए अच्छे से समझो कि इसमें वोल्टेज जो गिवन है वो आपका आरएमएस वोल्टेज है। करंट आप निकाल लोगे इजीली, आई आरएमएस आ जाएगा, वी आरएमएस आपको दिया हुआ है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद पी निकाल लिया। अब जब भी कभी अपन से वोल्टेज की इक्वेशन पूछी जाए, इसका मतलब ये है कि वी की आप इक्वेशन लिखोगे, वो आप लिखोगे वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट की जो इक्वेशन आप लिखेंगे वो होगी आपकी आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए आपको वीएम की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जो क्या होगा आपका वीएम इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस। याद आया? आरएमएस क्या होता है? आरएमएस इक्वल टू वीएम बाई √2। तो इसीलिए इसी की हेल्प से जब अपन वीएम की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका √2 वी आरएमएस। सिमिलरली जब आप आई एम की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा आपका √2 आई आरएमएस। ठीक है ना। एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, वी आर एम एफ एस। इक्वल टू 50 हर्ट्ज, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ओमेगा क्या होता है आपका? 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाल ली? यहाँ पे कितनी आई बेटा? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। मैंने गलती कर दी, मैंने ये स्लाइड इसको हटाना था ना, क्यों है ना क्लास?
इसके आंसर नहीं रखने रहे स्लाइड में, ये वाली सही कह रहा हूँ ना कि गलत? यस सर। यस सर आप यस सर। चलो कोई कह नहीं, रहे हो। प्रैक्टिस के लिए हो गया इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप अभी 314.6। ठीक है 314.6, तो इसको अपन ने राउंड ऑफ ले लिया, तो यहाँ पे 314 रेडियन पर सेकंड ले लिया। v की इक्वेशन लिखो, v इक्वल टू vm sin ओमेगा t। vm आपका आ गया 325.25 या 27 है, जो भी लिखा हो। साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा 314 आ गया। सिमिलरली आई की इक्वेशन लिखी, i इक्वल टू 32.52 साइन 314 t। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल फॉर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब अपन आरएल में या आरसी में जाते हैं, उनके न्यूमेरिकल थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को आप लोगों से बस एक क्वेश्चन ये पूछना है कि ये वाला टॉपिक आप लोग अपने आप पढ़ोगे या मैं पढ़ाऊं? सर अपने आप पढ़ लेंगे। सर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। सर आप बता देना थोड़ा। चलिए ऐसा अर्थ मेरे को बता के आप लोग बता देना, ठीक है? मैं बता दूंगा, मैं बता, आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन आज शाम को आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप इंडक्टर के बारे में और कैपेसिटर के बारे में सभी लोग पूरी क्लास अच्छे से पढ़ेगी। मैं किसी से भी कल की क्लास में पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? कल आपका एक छोटा सा वाइवा कोर्स होगा, उसमें मैं इंडक्टर से कैपेसिटेंस के बारे में किसी से पूछ सकता हूँ। फिर अपन ये कैपेसिटिव इंडक्टर्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर वी विल डू द एनालिसिस ऑफ आरएल, आरसी एंड आरएलसी इन द फ्राइडे क्लास। क्लियर? सर ओके सर। सर आप उसमें क्या डिस्कवरी भी पूछोगे, मतलब किसने डिस्कवर किया था, ऐसा कुछ भी ना पूछोगे ना, क्या? ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सिंपल पूछूंगा इंडक्टर कैपेसिटर होता क्या है। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे एंड में खत्म होती है। आप किसी को कोई डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ, हाँ भैया आपको फीडबैक भरो आप लोग यार, क्यों नहीं भर रहे हो? मैडम का उसमें रिप्लाई क्वेश्चन मैडम